तो दोस्तों ये ऐसे ही जो बाकी के कवि भी हैं ये भी आपको गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे। और मैं सही बात बता रहा हूँ, तनाव तो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी आने नहीं देंगे। और कोई टेंशन नहीं लेने भाई साहब आपने। टेंशन वैसे ही हमारी ज़िंदगी में कमी नहीं है हर बात की। ये क्या हो गया भाई साहब, आंदोलन छिड़ गया अन्ना जी का? अच्छा बच्चे हैं, कोई बात नहीं। बच्चों का चारों तरफ से हमला हो रहा है, इधर से भी उधर से भी। और बच्चों की माताएं बैठी हुई, अब संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बता रहा था कि टेंशन नहीं लेनी। अब देखो ये इन्होंने टेंशन दे दी बिना बात की मुझे। कोई नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था पर टेंशन आ गई, कहीं से भी आ जाती है। आप बाजार जा रहे हो भाई साहब, अचानक कोई अनजान आदमी आपको नमस्ते करके चला जाए, पूरे दिन दिमाग में टेंशन रहेगी, कौन था ये। और आप जा रहे हो अपनी पत्नी के साथ मार्केट और कोई खूबसूरत सी महिला आपको हाय बोल जाए तो समझ लो 1 महीने की टेंशन बुक होगी। वो कौन थी, कहाँ रंगरलिया मना रहे हो, किसके साथ थे। और भाई साहब यहाँ तो मैं देखा, यहाँ पर आकर के सुबह से बारिश हो रही है। बता रहे थे कल तो बहुत हालत ख़राब थी, लग रहा था कि पता नहीं आज का कार्यक्रम हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। परंतु भाई साहब अपने हरियाणा में ऐसी चीज़ों में भी कोई टेंशन नहीं लेते। अपने विजय जी टेंशन लेकर के बैठे हुए थे कि क्या करें भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा है। आज का हमारा वो कोई भजन का कार्यक्रम था कल, वो नहीं हो पाया। मैं टेंशन क्यों ले रहे हो, जो होना होगा देखी जाएगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। हमारे वहाँ पर भी एक बार हरियाणा में जैसे यहाँ बारिश हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, इससे भी 3-4 गुना ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश, पूरा बाढ़ सा माहौल हो गया। और एक गांव तो बिल्कुल डूबने के कगार पे आ गया। सेना बुलाई गई मदद के लिए कि गांव वालों को निकालो किसी तरह से सुरक्षित, नहीं तो डूब के मर जाएंगे। हेलीकॉप्टर बुलाए गए, लोगों को उठा, एक लोगों को रस्सी से लटका करके हेलीकॉप्टर में बिठा करके पहुंचाया गया बाहर। कई देर हो गई भाई साहब, 5-6 घंटे हो गए सेना का ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है हेलीकॉप्टरों से, परंतु लोग खत्म नहीं हो रहे। उन्होंने बुलाया सरपंच को जो सेना के अधिकारी थे, बोले यार मुझे बताया था इस गांव के 500 की जनसंख्या है, 1000 लोगों को तो मैं निकाल चुका हूँ और 1000 ही और बच रहे हैं अभी, कहानी क्या है। बोले जी साहब ऐसा है, ये बेचारे गांव के लोग हैं, कभी ये गाड़ी में नहीं बैठे, हेलीकॉप्टर तो दूर की बात है, इनको आ रहा है मज़ा, आप जहाँ छोड़ के आते हो तैर के फिर आ जाते हैं। बोला भगवान कसम 2 बार तो मैं भी आ गया हूँ। अब बताओ ऐसे माहौल में भी जो टेंशन नहीं ले रहा है उसका क्या बिगाड़ लोगे तुम। तब 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ आज के कवि सम्मेलन के साक्षात यमराज स्वरूप आदरणीय इंदौर से सुरेश बवंडर जी होते हैं, जो हास्य की एक विस्फोटक पारी खेलने में माहिर हैं, हास्य के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 4 पंक्तियाँ उनकी आगवानी में बिछाता हूँ और आपकी तालियों को आमंत्रित करता हूँ कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। और जो हाथ नहीं खुले अभी तक, वो आखिरी पंक्ति पर विस्फोटक तालियों के साथ हास्य के एक विस्फोटक कवि को आमंत्रित करना कि जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, अब वजीरों अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। तो खुलकर आप लोगों को हंसाने के लिए आ रहे हैं सुरेश बवंडर जी इंदौर से। जी जी बहुत अच्छा आपने माइक सेट करा, बहुत बढ़िया। और लगता हर उत्सव में आप ही सेट करते होंगे। हाँ। और जो रेडियो सेट करते इनकी एक आदत होती है, हेलो माई टेस्टिंग, हेलो माई टेस्टिंग। तो लगता कई बार ये रात में भी चिल्लाते होंगे सोते सोते, हेलो माई टेस्टिंग, हेलो माई टेस्टिंग। तो एक दिन पत्नी ने एक झापड़ दिया, बोले टेस्टिंग ही करते रहोगे, प्रोग्राम भी दिखाओगे। वाह। बच्चे बैठे हुए हैं, थोड़े इनके बारे में बातचीत कर लें। इनकी जरूर करो भाई। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये बोल रहे थे ये आ गए वो आ गए,
बच्चे तो आना, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। मेरे को ध्यान है, एक मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे से पूछा, बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? वह बोला, सर आप हमें पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, और हम आपसे पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। क्या गजब गजब गजब। और मैं मालवी भाषा चलती है, उसमें मैंने बोला तू तो गेली है। और वो हरियाणा की थी, उसे ये नहीं मालूम कि गेली किसे कहते हैं, लेकिन वो समझदार थी, बोली ये बताओ कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। मैंने सोचा इसका अर्थ बताऊंगा तो घर में अनर्थ हो जाएगा। मैंने उसे टालने के लिए कहा कि गेली का मतलब है तू बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। वह बोली तू भी तो गेला है। अभी जैसे हम अंदर आ रहे थे, कवि मित्र, तो एक भाई साहब खड़े थे पीछे, बोले कवि बुलाया था, ये रावण कहाँ से आ गया? इन मूँछों के कारण मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। एक बार तो मैं आगरा से कवि सम्मेलन से लौटा, डाकुओं का एरिया था, भिंड मुरैना, इंदौर आते तो रास्ते में पड़ता है। तो वहाँ से मेरी कार खराब हो गई, मैं बाहर निकला, किसी देखने लगा तो 10-12 डाकुओं ने आके मुझे पकड़ लिया और पीटा। वो समझे ये पुलिस वाला है। तो मैं उनसे छूट के भागा और मैंने सोचा इनकी रिपोर्ट लिखाना चाहिए। मैं थाने में गया तो थाने वालों ने डाकू समझ के पीटा। बड़ी मुश्किल होती इन मूँछों से। एक बार जयपुर से एक कवि सम्मेलन से आया, तो ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा, अंदर जाके तो देखा कि 90 साल की महिला बैठी थी। मैं जैसे ही अंदर गया तो उसने मेरे को देख के घूंघट निकाल लिया। मैंने कहा माताजी मैं तो तुम्हारे पुत्र समान हूँ, मुझसे घूंघट क्यों? वो बोली तू तो पुत्र समान है, लेकिन तेरी मूँछ है ना, ये मेरे ससुरे समान है। भाई वाह वाह वाह, क्या संस्कार है। और बच्चे भी बड़ा मजाक उड़ाते हैं मोहल्ले में मेरी मूँछों का। एक बच्चा तो पीछे ही पड़ा रहता है कि बोले अंकल मूँछ बेचोगे? मैंने उसे डांटा कि मूँछ कोई बेचने की चीज़ होती है, नहीं कभी मूड हो तो बता देना। तो रोज़ रोज़ परेशान करता था, तो मैंने कहा अच्छा बेटा भेज दूँगा, अल्लाह तेरे पास 1000 रुपये हो तो दे। उस समय नोटबंदी का समय चल रहा था, पता नहीं कहाँ से लाल नोट ले आया हूँ। बोला ये लो अंकल 1000 का नोट, अब तुम्हारी मूछें हमें दो। मैं भी फंस गया उसकी बात में, लेकिन कवि था। मैंने कहा जा बेटा कैंची लेके आ। वो फटाक से गया और कैंची लेके आया और 10-12 लड़कों को साथ लाया। बोला आज इस मुच्छड़ की मूछ साफ। जैसे वो कैंची लेके आया, मैंने कैंची ली और गर्दन पे से बाल काट के दे दिए। बोला अंकल बेईमानी नहीं, बात मूँछों की हुई थी। मैंने कहा बेटा ये मेरा शोरूम है, माल मैं गोदाम से देता हूँ। वाह वाह वाह। मूँछों का बहुत अट्रैक्शन होता है मित्रों। आपने देखा होगा कि कोई महिला सड़क पे निकले तो पुरुषों की आदत होती है कि एक बार निहारते जरूर है, देखते जरूर है। कोई किसी बहाने देख लेता, लेकिन महिलाओं में ऐसी आदत नहीं होती। लेकिन कोई मेरे जैसा मूछ वाला निकले तो वो भी देखे बिना नहीं रहती। एक रचना आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। स्वागत। माइक देवता को समर्पित, और पहले 4 पंक्तियाँ भगवान गणेश जी को। हाँ हाँ, स्वागत स्वागत। छंद के माध्यम से 4 आशीर्वाद मांगता हूँ, 2 अपने लिए, 2 श्रोताओं के लिए। जी। यार शुरुआत ही उसमें गणेश जी की वंदना से क्यों छंद था, मांगा देव ऐसे कुछ था कि योगी गाए भोगी गाए गाए सभी नारी नारी। हाँ, शुरू में कैसे टटकी। आशीर्वाद अपने लिए मांगे मैंने गणेश जी से। जी जी जी। कि योगी गाए भोगी गाए गाए सभी नारी नारी,
बाबा मेरी रचना को ऐसी पहचान दे, हाँ और छंद मेरे सुनने को दौड़े आए सभी लोग। हाँ, बाबा मेरी वाणी को तू ऐसी सुर तान दे, क्या बात। और छंद मेरे सुन के बजाए जो भी तालियां, हाँ बाबा ऐसे श्रोताओं को खूब सम्मान दे। हाँ, कि छंद मेरे सुन के बजाए जो भी तालियां, बाबा ऐसे श्रोताओं को खूब सम्मान दे। और हूट करने की कोशिश जो करे आज बाबा, हाँ। ऐसे उग्रवादियों का कर पिंडदान। वाह 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 वाह। ये मैं अपनी सुरक्षा के लिए पढ़ता हूँ। सही सुरक्षा कवच है। एक इस माइक देवता को समर्पित, क्योंकि ये हमारी आवाज़ आप तक पहुँचाता है। आवाज़ मेरी सुने, नज़र इस माइक पर रखें। एक आधुनिक यंत्र का छंद है कि वाणी को बढ़ाने वाले, भोंगे में ले जाने वाले, भैया जी का तन ऐसा धड़ जैसे सांप का, बिल्कुल फन फैलाए खड़ा रहता है। नए नए वक्ता, नए नए कवि की पिंडली कांपती इसके आगे। कि वाणी को बढ़ाने वाले, भोंगे में ले जाने वाले, भैया जी का तन ऐसा धड़ जैसे सांप का, कि चोटी तेरी कारी कारी, पाँव तेरे भारी भारी, पतली कमर पे हैंडल है टाप का, कि तेरा उपयोग करे साधु संत नेतागण, माइकल जैक्सन मुख चूमे आपका। और छोटे बड़े भिन्न भिन्न माइक बने देश में, आज तक नहीं बना कवियों के नाप। हाँ हाँ, ये हर बार सेट करना पड़ता है। प्रणाम भाई साहब, आप बहुत जल्दी आ गए। नहीं, ये चीफ गेस्ट हैं आज के। अच्छा, वो तो हमने जल्दी शुरू करा था, आप तो सही टाइम पे आए हैं। ये दरअसल खाने के टाइम पे पहुंचे। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। भाई साहब, संजय जी ने बताया था राम रहीम। राम कौन सा बाबा था? हाँ, राम राम रहीम। राम रहीम। हजारों साल से महिलाओं के साथ बाबाओं ने छल कराए। माता सीता को भी ऐसे ही छला गया, फिर भी महिलाओं में अकल नहीं आई आज तक। हम पुरुष लोग तो बाबाओं को टाल देते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत उनको इज्जत देती, क्योंकि संस्कृति की रक्षा यही करती। बिल्कुल। आज भी किसी महिला के पीछे गुंडे हों और बच के भाग रही हो, तो एक तरफ आसाराम बापू की कुटिया हो और एक तरफ रावण की कुटिया हो, तो आसाराम की कुटिया में नहीं जाएगी, रावण की कुटिया में चली जाएगी। क्या बात है। जहाँ से माता सीता सुरक्षित लौट के आई थी। बहुत बढ़िया बात। एक छंद और आपको देना चाहता हूँ जी। एक दुबले पतले आदमी का, हास्य का छंद है। एक दुबले पतले आदमी का विवाह भारी भरकम महिला से हो गया। तो देखता क्या है, सुहागरात के रोज कि उसकी श्रीमती पूरे पलंग पे अतिक्रमण करे हुए बैठी है। हाँ, और जो स्वामी के लिए दूध बादाम लाई थी, खुद ही पी रही थी। अब ऐसे में वो कमजोर आदमी व्यंग करता अपनी पत्नी पे। देखिए एक हास्य का छंद कि दारा सिंह की बेटी है कि भीम की तू पोती है। अब सामने वाली तगड़ी कैसे उपमा अलंकार देता है। हाँ जी। कि दारा सिंह की बेटी है कि भीम की तू पोती है, 100 हाथियों का बल काया में समाया है, और मन में लिए है प्यास तेरा ये चरण दास, राम राम रट कर कमरे में आया है। कि मैं तो मात्र गोरी देखो 150 ग्राम का हूँ, अच्छा। ऊपर वाले ने भी कैसा जोड़ा ये बनाया है, और ऐसा लगता है तेरा मेरा ये मिलन गोरी, जैसे फूल गोभी पर मच्छर बिठाया है। वाह। अब उनकी पत्नी अपने पति के व्यंग बाण सुन के पहली बार पग फेरा होता वापस मायके गई। हाँ। तो सखियों ने पूछा, बताओ दा कैसा क्या प्रोग्राम रहा। उसने बताया सब बात की मौज है, कोई तकलीफ नहीं, एक ही तकलीफ है कि पूरा परिवार दुबला पतला है। पति के व्यंग बाण सुन के आई थी तो वो भी अपने ससुराल पक्ष में व्यंग करती है, और मेरा तो दावा है कि सबसे अच्छा व्यंग महिलाएं कर सकती हैं। मुझे सिगरेट पीने की आदत है, बच्चों से दूर रहने के लिए बाहर आके पीता हूँ,
तो पड़ोस में एक सभ्य महिला रहती है, कई बार माचिस नहीं होती तो मैं उनसे मांग लेता हूँ कि भाभी जी जरा माचिस होए तो देना। एक दिन बोली भैया माचिस तो नहीं है, ये मेरी सास आई है, इसको ले जा, जहाँ भी जाती है वही आग लगा देती है। बहुत अच्छा व्यंग कर लेती महिला। ये सही है। तो वो अपने ससुराल पक्ष पे व्यंग करती है, कैसे दुबले पतले हैं कि ननदी है नल जैसी, सासू मेरी सीख जैसी, जेठानी है झाड़ू जैसी, करती बुहारा है, और देवर मेरा ढीलू ढीलू गाता रहे इलू इलू। सारे दिन गांव में वो फिरता आवारा है, और ससुरा है सखी मेरी बरेली के बांस जैसा, मुछमुंडा जेठ मेरा लगता कुआरा है, और जीजी तेरे जीजा जी की बात कहूँ तुझे कैसे, सूखे सूखे मेवे जैसा लगता छुआरा है। और एक रचना, ये आपसे जुड़ने की बात थी मित्रों। पहले हमारे देश में एक प्रोग्राम चल रहा था प्रौढ़ शिक्षा। जी जी, बहुत बढ़िया बेहतरीन रचना है। आजकल उसका नाम पढ़ो पढ़ाओ रख दिया गया था। हाँ, उससे कुछ हास्य व्यंग की मैंने बात उठाई। हाँ बेटा, मोबाइल थोड़ा इधर ऊपर देखो, इधर। शीर्षक है प्रौढ़ शिक्षा। जी। सरकार उन बच्चों को नहीं पढ़ा रही थी जो ट्रेन में जूते पॉलिश करते हैं या होटल में चाय बेचते हैं। उन सूखे ठूठों में पानी सींच रही थी जो कभी हरे नहीं होना है। और एक तरफ पानी के अभाव में नई पोत सूख रही है। यही चिंतन था इस रचना में। शीर्षक है प्रौढ़ शिक्षा। जी जी, स्वागत। कि सरकार ने जैसे ही प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चलाया, ये खबर सुनते ही बुढ़ों का बचपन लौट आया। गांव गांव शहर शहर स्कूल खोले, हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ शरारती बुढ़े बोले। तभी शिक्षा अधिकारी बोला, तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को पढ़ाया जाएगा और संपूर्ण राष्ट्र को साक्षर बनाया जाएगा। अरे निरक्षर ये दुनिया छोड़ जाओगे तो क्या ऊपर भी जाके अंगूठा लगाओगे? क्या बात है। इसलिए कल से गांव में एक पाठशाला खोली जाएगी और सबको पढ़ाने शहर से एक मैडम आएगी। मैडम का सुनते ही बुड्ढों की धड़कनें बढ़ने लगी और एक चालू किस्म के बुड्ढे की दाई आंख फड़कने लगी। मुस्कुराता हुआ पड़ोसी बुड्ढे से बोला, यार बड़ा मजा आएगा जब मैडम पढ़ाएगी। बचपन तो बचपन, हमारी जवानी भी लौट आएगी। क्या बात है। सारे बुड्ढे हसीन सपनों में खो जाने लगे और सबको माधुरी दीक्षित के सपने आने लगे। वाह। तो सज सवर के 60 साल का ये बालक पढ़ने को चला। उसका ये उतावलापन अम्मा जी को खला। पड़ोसन से बोली, देखो इस बुढ़े की चाल में क्या बागपन छाया है और पढ़ना जरूरी है, इसे 60 साल में समझ आया है। तभी पड़ोसन बोली, हाँ बहन, रामू का बप्पा भी बैरंग स्कूल गया है और बोलेगा क्या खाक, 32 ही तो घर भूल गया है। सारे बुढ़े बैठे थे क्लास में लिए आशा, तभी छा गई निराशा। शिक्षा अधिकारी नहीं आएगा। बुढ़े बोले, हाँ अब हमें कौन पढ़ाएगा? शिक्षा अधिकारी बोला, इस समस्या का समाधान किया जाएगा, फिलहाल तुम्हें नत्थू सरपंच पढ़ाएगा। अच्छा। नत्थू सरपंच का नाम सुनते ही बुढ़े बिचकने लगे और कुछ बुढ़े सकरी गली से खिसकने लगे। बचे हुए बुढ़ों को नत्थू सरपंच पढ़ा रहा था, पीछे बैठा एक बुढ़ा बीड़ी सुलगा रहा था। तभी नत्थू सरपंच ने एक अखंड भारत के फटे पुराने नक्शे पर छड़ी रखते हुए एक इंटेलिजेंट बुड्ढे से पूछा, बताओ ये पंजाब है कि सिंध है? वह बोला, सर मैं कैसे बताऊं, मुझे तो मोतियाबिंद है। यार जोरदार ताली बजाओ, व्यंग अच्छा लगे। तभी नत्थू सरपंच की नज़र बीड़ी पीने वाले बुड्ढे पे पड़ी। उसको दिखाई छड़ी। बोले, क्लास में बीड़ी पीते हो, शिक्षक का मजाक उड़ाते हो, बीड़ी बुझाओ नहीं तो हमको भी एक बीड़ी पिलाओ। उसकी बीड़ी से अपनी बीड़ी सुलगाते हुए नत्थू सरपंच ने पूछा, अच्छा बड़ाओ ये तो बताओ कि स्त्री में छोटी ई की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की? वह बोला, सर सीधी सी बात है, यदि स्त्री छोटी होगी तो छोटी ई की लगेगी, बड़ी होगी तो बड़ी ई की लगेगी। नत्थू सरपंच बोला, तुम्हें क्लास से भगा दूंगा, तुम्हारे माथे से साक्षरता की लाइन मिटा दूंगा। बुड्ढे बोले, हमें क्लास से भगा दोगे? अरे हमारे माथे से साक्षरता की लाइन मिटा दोगे? ये कह के मिटा दोगे? हम क्लास से भाग जाएंगे तो तुम्हारे प्रौढ़ शिक्षा के प्रोग्राम धरे रह जाएंगे।
ये कह के बुड्ढे सटक लिए, नत्थु सरपंच ने हाथ पैर पटक लिए। खाली क्लास में बैठा नत्थु सरपंच तम्बाकू मल रहा था और साक्षरता का अभियान केवल कागजों पे चल रहा था। तभी नत्थु सरपंच ने एक चाय वाले को बुलाया। चाय लेके एक 10 साल का बालक आया। वह बोला, सर मुझे पढ़ा दीजिए, बदले में भले ही आप चाय के पैसे मत दीजिए। नत्थु सरपंच बोला, बेटा इस क्लास में केवल बुड्ढों को पढ़ाया जाएगा, तेरा नंबर तो 50 साल बाद आएगा, तेरा नंबर तो 50 साल बाद आएगा। जिस दिन इस देश का बच्चा बच्चा साक्षर हो जाएगा, संपूर्ण राष्ट्र साक्षर हो जाएगा, संपूर्ण राष्ट्र साक्षर हो जाएगा।